हाँ, तो मेरे प्यारे छात्र, आप सभी लोग का फिर से एक बार चरक अकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ चुके थे क्लास 12 का, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का इससे अगली एक्सरसाइज आव्यूह मैट्रिक्स का एक चैप्टर आता है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आप इस चैप्टर के बारे में डिटेल्स पूर्वक जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, आव्यूह मैट्रिक्स आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात आती है सर्वप्रथम कि आप लोग मैट्रिक्स किसे मतलब आव्यूह किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक बात थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे कुछ डिजिट हम लिख रहे हैं, समझिएगा लोग। जैसे मान लो 2 4 6 8 7 5 3 2 4, जिसे मान लो ये लिख दिए, तो बात समझिएगा। ये जो पट लाइनें आएंगी, समझना, ये जो पट लाइनें में हम लोग का जो एलिमेंट्स यानी तत्व लिखा है, अवयव लिखा है, तो ये वाली लाइन हम लोग की क्या कहलाएगी, पंक्ति। अब पंक्ति और स्तंभ को आप लोग जानेंगे तभी तो ये समझ में आएगा आव्यूह। क्या समझ में आएगा, आव्यूह आएगा समझ में। ठीक है, तो ये वाली जो पंक्ति और मतलब ये वाली जो लाइनें होती हैं, इस तरह वाली पट लाइन है, उसे क्या कहेंगे हम, पंक्ति। तो देखो दूसरे भी पंक्ति में मतलब यहाँ पे दिया 8 7 5, तो ये वाली जो लाइन आएगी इसे भी क्या कहेंगे, पंक्ति कहेंगे। ठीक है, अब ये वाली जो तीसरी लाइन जो आ रही है इस तरह पट वाली, इसे भी क्या कहेंगे, पंक्ति कहते हैं। ठीक है, यानी जो पट लाइन है उसे पंक्ति, और जो खंबे की तरह खड़ी रहेगी उसे स्तंभ। यानी जो ये देखो ये वाली अगर ऐसे गिनोगे तो इसे कहते हैं स्तंभ, इसे क्या कहेंगे भैया, स्तंभ कहते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से इत्मीनान से आप लोग पढ़िएगा। ये वाली भी जो आएगी लाइन उसे क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे। ये वाली भी जो लाइन आएगी, खड़ी वाली लाइन, यानी जो खंबे की तरह खड़ी है उसे स्तंभ, यानी स्तंभ की तरह जो खड़ी है मतलब स्तंभ। स्तंभ मतलब आप समझ रहे हो, मीनार इसे ऐसे पढ़े हो ना, तो जो खड़ी रहेगा उसे क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे। जो पट लाइनें रहेंगी उसे पंक्ति कहेंगे। और पंक्ति और स्तंभ से जो मिलकर निकाय तैयार होता है, यानी जो सांचा तैयार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। ठीक है, अगर मान लें यहाँ की पंक्तियों की संख्या को हम n से प्रदर्शित कर रहे हैं और स्तंभों की संख्या को n से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो जो आव्यूह तैयार होगा वो होगा n गुणिते n क्रम का आव्यूह। मतलब क्रम या और कोटि समझिएगा आप लोग, n गुणिते n क्रम या कोटि का आव्यूह कहते हैं। ठीक है, यानी आव्यूह की परिभाषा आप लोग समझ सकते हैं कि पंक्ति और स्तंभ से बने निकाय को ही हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। ठीक है, और आव्यूह में एक तो आता है क्रम और कोटि। क्रम और कोटि का मतलब होता है कितने क्रम और कितने कोटि का आव्यूह है, या तो पूछेगा कितने क्रम या कितने कोटि का आव्यूह है। ठीक है, तो इसमें आप लोग बताएंगे कि अगर मान लो इधर से समझना लो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, मतलब कह सकते हैं 1 पंक्ति 2 पंक्ति और 3 पंक्ति। तो यहाँ पर बताओ पंक्तियों की संख्या, यानी पंक्तियों की संख्या को किससे मान लें, n से मान लिए। स्तंभ की संख्या को किसे दर्शा देंगे, n से दर्शा देंगे। क्लियर है, तो अब देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, मतलब 1 स्तंभ 2 स्तंभ और ये 3 स्तंभ, 3 स्तंभ आया। तो बताओ क्रम और कोटि में गुणा करके नहीं लिखने का भैया गलती हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या समझेंगे, क्रम और कोटि पूछेगा तो लिखेंगे 3 गुणिते 3 कोटि या क्रम का आव्यूह है। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे अगर जैसे मान लो 2 4 6 8 आ गया, तो इसे आप किस क्रम कोटि का आव्यूह कहेंगे। यानी देखो पंक्तियों की संख्या 1 और फिर पंक्तियों की संख्या 2, 1 स्तंभ की संख्या 1 2 स्तंभ की संख्या। तो बताओ इसको क्या लिखेंगे आप, 2 गुणिते 2 कोटि या क्रम का आव्यूह। गुणा करके नहीं लिखने का भैया, नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है, नंबर पाना है तो शुद्ध शुद्ध पढ़िए, इसको गुणा करके आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, पूछेगा किस क्रम कोटि का आव्यूह है, तो कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ है, खाली गुणनफल के रूप में लिखकर वही कर देंगे, इतने कोटि और इतने क्रम का आव्यूह है। ठीक है, देखिए अब इसके बाद आप लोग आ जाएंगे ना कि कितने प्रकार का आव्यूह होता है। ठीक है, कितने प्रकार का आव्यूह होता है, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के प्रकार। ठीक है, तो देखिए इधर, तो पहले आप लोग समझेंगे, देखो तो आव्यूह के प्रकार में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पहला आप लोग पढ़ेंगे क्षैतिज आव्यूह। क्या पढ़ेंगे, क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, क्षैतिज आव्यूह। ठीक है, अब ठीक है, तो आप लोग पढ़ेंगे पहला क्या, क्षैतिज आव्यूह। ठीक है, तो क्षैतिज आव्यूह में समझिएगा, क्षैतिज मतलब समझना यहाँ पे
एक होता है क्षैतिज और एक होता है ऊर्ध्वाधर। मतलब एक तो ऐसे जो रेखा आएगी उसे क्षैतिज बोलते हैं, वर्टिकल लाइन जो आती है उसे ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। क्लियर रहेगा आप लोगों को। देखो ये वाली लाइन को मतलब हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा, और इस वाली लाइन को हमने क्या बोलता है भैया, ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो एक बात आप लोग समझिएगा कि जैसा इसका नाम रहेगा वैसा इसका परिभाषा भी आएगा। मतलब जिस आव्यूह में आप लोग समझेंगे, जिस क्षैतिज आव्यूह की परिभाषा आप लोग समझेंगे कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझ लीजिएगा, मान लो 2 है, 4 है, 6 है, फिर आगे 8 है, 5 है, मान लो फिर यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो इसमें आप लोग समझेंगे कि जो पंक्तियों की संख्या होगी वो स्तंभों की संख्या से क्या होगी, कम होगी। तो उस आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह। देखो एक पंक्ति, 2 पंक्ति, पानी पंक्तियों की संख्या हम लोग की इसमें कितनी है, बात एकदम ध्यान समझेंगे, पंक्तियों की संख्या बेटा कितनी है, 2 है। लेकिन आप समझना लो, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ और ये 3 स्तंभ, तो स्तंभों की संख्या कितनी है, स्तंभों की संख्या है 3। बताओ जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, कम हो, उस आव्यूह को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह। क्लियर है, आप लोग इसकी परिभाषा आराम से समझ लीजिएगा। फिर आता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर में आता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, जैसे ऊर्ध्वाधर आ गया तो अब समझना लो। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह यानी वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, तो वर्टिकल मैट्रिक्स में आप लोग समझेंगे कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है उस आव्यूह को हम लोग ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये समझेंगे, तो एग्जांपल देख लेंगे, 2, 4, फिर यहाँ पे आ जाइए 6, 8, फिर यहाँ पे आ जाइए 6, 7। अब देखो ये वाली हो गई पंक्ति, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, तो यानी पंक्तियों की संख्या यहाँ पे हो गई भैया कितना, 3। अब देखो 1 स्तंभ, 2 स्तंभ और स्तंभों की संख्या हो गई 2। तो बताओ पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अगर ज्यादा रहेगी तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह, लेकिन पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम रहेगी तो क्षैतिज आव्यूह। क्लियर है ना, आप लोग फिर से एकदम ध्यान समझेंगे। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे क्षैतिज आव्यूह, और जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते रहिएगा लोग। ठीक है, अब देखो अब बात आती है वर्ग आव्यूह की। किसकी बात आती है, वर्ग आव्यूह। ये सब है आव्यूह के प्रकार यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें या वर्ग आव्यूह में आप लोग समझ सकते हैं वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो इसमें हर तरह से क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। यानी जो पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या से अगर बराबर हो तो उस आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्लियर है ना, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से बराबर होती है उस आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्लियर है ना, हम बदल लीजिए, मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है। देखो पंक्तियों की संख्या भी इसमें 2 रहेगी, पंक्तियों की संख्या भी 2 है और स्तंभों की संख्या भी 2 है। देखो पंक्तियों की संख्या भी 2 है और स्तंभों की संख्या भी 2 है। तो जिस पंक्ति में आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ दोनों संख्या बराबर रहती है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आ जाओ पंक्ति आव्यूह। मतलब पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं, पंक्ति आव्यूह। ठीक है, तो अब आ जाएंगे पंक्ति आव्यूह यानी रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो जिस आव्यूह में सिर्फ और सिर्फ पंक्तियों की संख्या हो उस आव्यूह को हम क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह। ठीक है, इसमें मान लो बस ये पंक्ति की संख्या रहेगी 2, 4, 6, 8, मतलब कुछ भी रहे, सिर्फ और सिर्फ क्या रहे, पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह। इसके बाद आ जाती है स्तंभ आव्यूह। इसके बाद क्या आ जाएगा,
स्तंभ आव्यूह। तो स्तंभ आव्यूह यानी कितना हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स, मतलब जिस आव्यूह में सिर्फ और सिर्फ स्तंभों की संख्या हो उसे हम क्या कहते हैं स्तंभ आव्यूह कहते हैं। यानी 2 4 6 मतलब इस प्रकार का अगर दिया रहे जिसमें सिर्फ और सिर्फ डंडी खड़ी लाइन की तरह रहेगी उसे हम क्या कहते हैं स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद आप लोग समझेंगे शून्य आव्यूह। ठीक है, तो शून्य आव्यूह में आप लोग क्या समझेंगे कि जिस आव्यूह में तत्वों की संख्या यानी एलिमेंट्स यानी अवयव की संख्या सभी अवयव क्या हो शून्य हो उसे हम क्या कहते हैं शून्य आव्यूह कहते हैं। क्लियर है, 0 0 0 यानी जितने भी इसके तत्व आएंगे एलिमेंट्स आएंगे अवयव आएंगे जितने भी इसमें तत्व आएंगे उन सभी का मान क्या हो शून्य हो तो उस आव्यूह को हम लोग क्या कहेंगे शून्य आव्यूह कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बार और समझ लीजिए इकाई तत्समक आव्यूह, ये आप लोगों को बहुत कार्य करेगा बहुत काम देगा। इकाई तत्समक आव्यूह, इकाई तत्समक आव्यूह, तो जिस पंक्ति में जिस आव्यूह में मुख्य विकर्ण का मान इकाई हो क्या हो इकाई हो उसे हम क्या कहते हैं इकाई तत्समक आव्यूह कहते हैं। यानी यहाँ पे देखिएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये भैया एक बात समझना, ये जो इसका विकर्ण है आप लोग समझते हैं किसी भी आकृति में जो विकर्ण होता है वो प्रथम सिरे से शुरुआत होकर यानी कह सकते हैं कि बाएं हाथ के ऊपर शुरुआत होकर दाएं हाथ के निचले सिरे तक जो आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो ये मुख्य विकर्ण का मान जिस आव्यूह में मुख्य विकर्ण का मान इकाई हो मतलब सभी तत्वों का मान इकाई हो उसे हम क्या कहते हैं इकाई तत्समक आव्यूह कहते हैं। क्लियर है ना आप लोगों को। तो इकाई तत्समक आव्यूह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम लोग सवाल प्रयोग मतलब ज्यादा सवाल में प्रयोग होगा। इकाई तत्समक आव्यूह इसे आई से भी प्रदर्शित करते हैं। आप लोग याद कर लेंगे कि ये जो आई का मान है वो कितना होता है 2 गुणित 2 के लिए समझिएगा 2 गुणित 2 क्रम के लिए आव्यूह का मान हो जाएगा इकाई तत्समक 1 0 0 1। 3 के लिए हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये आई का मान है मतलब अगर 3 गुणित 3 कोटि का आव्यूह चाहिए इकाई तत्समक तो ये वाला लेंगे और 2 गुणित 2 इकाई तत्समक आव्यूह चाहिए तो ये वाला लेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको याद रखिएगा क्योंकि ये सवाल में बहुत प्रयोग होगा। अगला आता है मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण आप लोग समझेंगे मुख्य विकर्ण हर प्रत्येक आव्यूह में जैसे मान लो ए लिख दिए बी लिख दिए सी फिर आ जाएगा इसके बाद डी ई एफ जी ऐसे लिख लीजिए एच आई। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो मुख्य आव्यूह किसे कहते हैं मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो अपने बाएं हाथ के ऊपरी सिरे मतलब ये समझो मेरा बाएं हाथ है और ये मेरा दाएं हाथ है तो बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचली सिरे तक के जो मान होते हैं वही मान क्या कहलाते हैं मुख्य विकर्ण। और सभी में 2 विकर्ण होते हैं, एक तो देखो यहाँ पे और एक तो देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है मुख्य विकर्ण का मान। क्लियर है ना। जिस आव्यूह में दाएं हाथ के ऊपरी सिरे से और बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से और दाएं हाथ के निचली सिरे के जो एलिमेंट्स आते हैं तत्व आते हैं वही तत्व क्या कहलाते हैं मुख्य विकर्ण कहलाते हैं। क्लियर है ना। अब देखो आता है ये तो देखो ये हो गया मुख्य विकर्ण, लेकिन आता है विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह में आप लोग समझेंगे कि विकर्ण आव्यूह में होता है कि किसी भी वर्ग आव्यूह में विकर्ण को छोड़कर किसको मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी शेष अवयव यानी तत्व का मान अगर शून्य हो तो उस आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 4 हो गया 0 हो गया फिर यहाँ पे 0 हो गया यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, आइया तो अभी मान लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यानी यहाँ पे समझेंगे कि किसी भी वर्ग आव्यूह में
मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी शेष अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उस आव्यूह को हम लोग कहते हैं विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इसका मान शून्य नहीं है, बाकी शेष अवयव शून्य है। यहाँ भी देखिए ये मुख्य विकर्ण का मान अवयव शून्य नहीं है और बाकी इसको छोड़कर जितने भी अवयव रहेगा इन सभी का मान शून्य हो, तो उस आव्यूह को हम लोग विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाओ आदिश आव्यूह। इसके बाद आ जाएंगे आदिश आव्यूह। तो आदिश आव्यूह में आप लोग समझेंगे कि जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण का मान बराबर हो, मुख्य विकर्ण का मान क्या हो, बराबर हो, और बाकी शेष अवयव शून्य होता है, उस आव्यूह को हम लोग आदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 2 आ जाए, फिर बाकी 0 0 आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 0 2, तो ये जो आव्यूह होगा वो क्या कहलाएगा, आदिश आव्यूह कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 आ गया और 0 0 3 0 0 0 3, तो जिस आव्यूह में एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझ सकते हैं कि जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी तत्व क्या हो, बराबर हो, और बाकी शेष अवयव शून्य होते हैं, उस आव्यूह को हम लोग आदिश आव्यूह कहते हैं। क्लियर है ना। तो आदिश आव्यूह की आप लोग परिभाषा क्या बोल सकते हैं कि जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण का मान बराबर हो परंतु शेष अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आदिश आव्यूह कहते हैं। क्लियर है ना। उप आव्यूह किसे कहते हैं, उप आव्यूह किसे कहते हैं, तो उप आव्यूह होता है जिस किसी भी आव्यूह में से कुछ पंक्तियां या कुछ स्तंभों को निकाल दें या छोड़ दें, तो जो अभी शेष अवयव बचेगा, यानी जो शेष आव्यूह बचेगा, उस आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, उप आव्यूह कहते हैं। ठीक है। तो उप आव्यूह किसे कहते हैं, जिस किसी भी आव्यूह में से कुछ पंक्तियां और कुछ स्तंभों का मान निकाल लें या उसे छोड़कर जो शेष आव्यूह बचता है, उस आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, उप आव्यूह कहते हैं। क्लियर है ना। जैसे मान लीजिए ये आव्यूह है, इसमें दिया होगा 3 4 5 6 7 2 3, मान लो यहाँ पे 1 हो गया, 2 और यहाँ पे मान लो 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, तो इसमें से कुछ आव्यूह हम निकाल लें, तो आव्यूह निकाल लेंगे भैया, तो इसमें से मान लो निकाल लिए 3 निकाल लिए, 5 निकाल लिए और ये 4 निकाल लिए, तो इसमें से जो अवयव निकाल कर ये आव्यूह का निर्माण हो रहा है, तो इस आव्यूह का उप आव्यूह कहते हैं, यानी दूसरे आव्यूह को पहले आव्यूह का उप आव्यूह कहते हैं। ठीक है। अब इसी तरह लेक्चर आज समाप्त हुआ, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3 लेकर। तब तक के लिए सभी को बाय।